पी। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? कैसी हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? एक तो मुझे आप लोगों की आवाज भी नहीं आ रही, आवाज डिस्टॉर्टेड, मेरी आवाज भी आप लोगों को डिस्टॉर्टेड डिस्टॉर्टेड आ रही है। नो मैम। नो मैम, क्लियर आ रही है। ठीक है। क्या हाल चाल है सबके? ठीक है। एक असाइनमेंट दी थी जो कि बहुत कम बच्चों ने सेंड की है, बाकियों ने की है असाइनमेंट। जी, कोई असाइनमेंट दी थी मैंने? कौन सी? जी, क्या असाइनमेंट दिए थे मैंने? इसा आपने असाइनमेंट किए? कहाँ है? ग्रुप में सेंड किए? ओके, मैं देख लेती हूँ। क्या केस क्या है, डिस्कस करें जरा इजा। डेमोग्राफिक्स बताएं, उसके सिम्टम्स बताएं। ठीक है। हम्म। ठीक है। ठीक है। हम्म। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मतलब ठीक है वो, यानी कि इसको अगर आप स्पेसिफाई करें तो किस तरह स्पेसिफाई करेंगे? दो स्पेसिफायर्स थे ना इसके। जी, स्पेसिफायर दो थे ना, कि एक्सेसिव मेडिकल केयर या फिर अवॉइडेड मेडिकल केयर। तो ये 4 बार चेक कर रहा है अपने बीपी, तो इट मींस दैट कि ये एक्सेसिव मेडिकल केयर के साथ था। ठीक है। जी, अस्मा रऊफ, आपका क्या, कौन सा पेशेंट था, आपने असाइनमेंट की है? यस मैम, कन्वर्जन डिसऑर्डर था और इसकी असाइनमेंट बनानी थी। ठीक है। काइंडली अपना मैम, क्या है उसको प्रेजेंट कीजिएगा। जी मेरी एक फीमेल क्लाइंट है, 26 years ओल्ड। और उनके जो है वो मैरिड हैं, सेकंड बर्थ ऑर्डर है उनका, लेकिन चिल्ड्रन जो है उनके नहीं है। हम्म। तो उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स ये थी कि बॉडी में ट्रेमर्स थी काफ़ी ज़्यादा, लेग रेस्टलेसनेस का शिकार थी, बार बार वो मूव करवाती रहती हैं उनको। और स्वेलोइंग प्रॉब्लम था, फूड वो जो है स्वेलो नहीं कर पाती थी, मोस्टली चीज़ों से अनरिस्पॉन्सिवनेस शो करती थी और अनेबल टू गेट इन विद देयर लाइफ, वो किसी भी काम को इनिशिएट नहीं कर पाती थी। और कन्वर्जेंस और ये सब चीज़ें उनमें जो है पाई जाती हैं। और सोशल विड्रॉल का शिकार है, उनका दिल नहीं करता किसी से भी वो बात करें, तो वो अपनी बॉडी को लेकर काफ़ी ज़्यादा पोजेसिव हो गई हैं कि शायद मुझ में कोई और ज़्यादा मसले हो रहे हैं, कि क्यों मेरी बॉडी में ट्रेमर्स हैं, और इस वजह से उनको ज़्यादा ही महसूस होते हैं झटके या इस किस्म की चीज़ें। तो ये उनको थोड़ा सा डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से भी हुआ है, क्योंकि उनके जो है मिसकैरेजेस हुए हैं दो, वो 1 by 1, तो इस वजह से भी। तो उसके बाद अब जो है बार बार उनकी ये इसी चीज के चेकअप हो रहे हैं। तो इनका जो क्राइटेरिया वो मीट करा है वो कन्वर्जन डिसऑर्डर से, विद मिक्स्ड सिम्टम्स, क्योंकि इनके अंदर काफी सारे स्पेसिफायर्स आ रहे हैं और वो मिक्स कर रहे हैं। जी, ठीक है। ठीक है। अच्छा, आगे हमारे पास दिशान अनवर है, आपने असाइनमेंट की है अपनी? जी मैम की है। बताइएगा। अच्छा मैम, ये केस मैंने बुक से लिया
वो बुक में मैंने वो ग्रुप में सेंड किया बस हाल केस को भी। अच्छा मैम, इसमें जो डेमोग्राफिक्स है वो क्लाइंट जो है वो फीमेल है, उसकी एज 20 ईयर्स है, और उसकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स जो है वो वीकनेस वीकनेस इन लेग्स, crawling on the floor, difficulty in maintaining balance, and fall often. Diagnosis: according to DSM-4, our client is diagnosed with conversion disorder with paralysis. The disorder is the disorder is persistent and without psychological stressor. अच्छा मैम, इसमें ये है कि ये एक तो इसकी बताया हुआ है कि इसकी जो इंटेलिजेंस जो है ना वो बॉर्डर लाइन पे है, और दूसरा कि ये 15 ईयर्स एज में स्कूल इसने जो एक तो एजुकेशन हासिल की है वो जो स्पेशल एजुकेशन से, और 15 ईयर की एज के बाद ये इसने स्कूल छोड़ दिया था, तो उसके बाद इसकी जो है ना ये जो मर्ज इसका जो स्टार्ट हो गया था, वर्ड्स हो गया था इसका जो था, ज्यादा हो गया था। ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ मैंने इसके इसलिए परसिस्टेंट किया है साथ, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर जो है ना वो नहीं मैंने लगाया। साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर में मैडम मैंने ये मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि लगाऊं विदाउट या ये विथ है, क्योंकि स्कूल छोड़ने के बाद उस बुक में मेंशन है कि वर्ड्स हुआ ये। हम्म, ठीक है। अच्छा, आपने असाइनमेंट किया आप लोगों ने? ओके। पजल, केस। Yes, my plan is to get this student उसको ये था कि मतलब उसके पैसे का तो उसने एक्सीडेंट किया, हम्म, तो after 3 days उसका जो बिजनेस था मतलब जो सारे वो डबल विजन में कन्वर्ट हो गया। after इसके बाद में डिफिकल्टी आई, हॉस्टल वर्ड्स डिफिकल्ट वर्किंग और पेरेंट्स में जो कंप्लेंट थी शर्ट में सब देखी, चेस्ट पेन, difficulty swallowing, nausea, pain in left hand and left leg or headache. तो क्या हमारे डायग्नोसिस है अकॉर्डिंग टू जैसे बात किया, ये हमारे पास कन्वर्जन डिसऑर्डर की क्राइटेरिया नहीं सकते विद नेक्स्ट सिम्टम। मिक्स सिम्टम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे पास है यहाँ पे निमरा मुश्ताक। बेटा, आपने असाइनमेंट की है तो अपना केस प्रेजेंट कीजिएगा। यस मैम, मैंने की है। मैम जो डेमोग्राफिक्स थे वो ये थे कि एज थी, फीमेल थी, उनकी 24 ईयर्स थी और उनकी 3 सिबलिंग्स थे और उनका जो था वो सेकंड बर्थ ऑर्डर था। शी वाज अनएजुकेटेड एंड शी वाज आल्सो सिंगल और वो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम में रह रही थी और थोड़ा मतलब उनका मिडिल क्लास टाइप सिस्टम था क्योंकि वो माइग्रेट कर गए थे मलेशिया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल बिजनेस लॉस। तो उनके फादर जो है फैमिली को लेकर वहां चले गए थे। थी वो एक्चुअली पाकिस्तानी, तकरीबन 14 ईयर्स की होंगी जब शी माइग्रेटेड टू मलेशिया। उनकी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट जो थी उनकी मदर ने बताई थी बिकॉज खुद उनकी इस तरह की स्टेट नहीं थी। तो उन्होंने ये इंग्लिश में एक्सप्लेन किया हुआ। केस स्टडी थी मैम एक, उस पे उन्होंने पूरा बताया हुआ कि उसको फिट्स पड़ते हैं काफी ऑफन जो है, समटाइम्स विद गैप ऑफ 1 डे उसको फिट्स पड़ते हैं। शी इज अनएबल टू मूव हर बॉडी, वो स्ट्रेच नहीं कर पाती और मूवमेंट जो है उनकी अनकंट्रोलेबल होती हैं और कई दफा वो जो है वो गिर जाती हैं जो है फ्लोर पे, उनके मुंह से ऐसे बबल्स वगैरह निकलना शुरू हो जाते हैं। और शी आल्सो रिपोर्टेड टू हैव फीलिंग्स ऑफ एंग्रीनेस और वो जब गुस्से में होती हैं तो वो फिट्स भी थ्रो करती हैं। और उसके बाद नमनेस भी वो उन्होंने जो है रिपोर्ट की थी कि उनके अंदर है और पुअर कोऑर्डिनेशन है, इनकी मेंटेन नहीं कर पाती अपना बैलेंस। और मैम ये था कि रिपोर्ट किया गया था कि पेन इन लेग्स जो है और माइल्ड टू मॉडरेट हेडेक्स रहते हैं क्लाइंट को और उनके सिम्टम्स की वजह से वो थोड़ा सैड भी रहती हैं और वो सो भी नहीं पाती हैं सही से और खा भी नहीं पाती बिकॉज साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है पीछे से। और ये विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर था बिकॉज पीछे से इनकी एंगेजमेंट हुई थी जब, तो वो टूट गई थी, काइंड ऑफ लव मैरिज थी। तो उसके बाद वो अपने आप को ब्लेम करती थी, उसके बाद से उनके साथ ये स्टार्ट हुए थे इश्यू। तो अकॉर्डिंग टू द DSM-5 TR द क्लाइंट इज सफरिंग फ्रॉम फंक्शनल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम डिसऑर्डर विद वीकनेस, पैरालिसिस एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी कि आप लोगों ने जो है कन्वेयन डिसऑर्डर कैस किस तरह के सिम्टम्स के साथ आ सकते हैं। अब आपने देखा होगा कि हर जो भी केस डिस्कस किया जा रहा है उसके सिम्टम्स सेपरेट ही हैं, ऐसा ही है यस या मैम। सेम सिम्टम्स के पेशेंट हैं आपके पास?
जो जिशान ने बताए या अस्मा बता रही हैं, निमरा बता रही हैं, फजल, ईजा, इन्होंने जो केसेस बताए हैं सबके सिम्टम जो है वो डिफरेंट हैं, स्पेसिफायर्स डिफरेंट हैं। तो अब ये डायग्नोस करना आ गया आप लोगों को? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है, हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। हाँ, हमारा नेक्स्ट डिसऑर्डर जो है वो बेसिकली फैक्टिशियस डिसऑर्डर है। सोमैटिक सिम्टम सोमैटोफॉर्म्स जो डिसऑर्डर्स हैं उनमें नेक्स्ट डिसऑर्डर फैक्टिशियस डिसऑर्डर। ठीक है, सबके पास है बुक्स डीएसएम की? ओके, आप लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है बेटा, ऑनलाइन वालों? यस मैम। यस। ओके, फैक्टिशियस डिसऑर्डर बेसिकली फॉल्स या फिजिकल अपने आप को बीमारी शो करना, अपने आप को बीमार शो करना। फैक्टिशियस डिसऑर्डर दो तरह से होते हैं, इम्पोज्ड ऑन सेल्फ या इम्पोज्ड ऑन एन अदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमारे पास जितने पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से किसी एक को अगर हम ले लें, फॉर एग्जांपल महानूर राव को ले लें, कि अगर ये फैक्टिशियस जो है इस तरह के, अगर अगर महानूर राव खुद को ही बीमार पर जो है या साइकोलॉजिकल या फिजिकल सिम्टम्स जो है फॉल्स, ठीक है, शो कर रही है बस कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, सो दिस इज ये कि फैक्टिशियस डिसऑर्डर ऑन सेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर मानूर कहती हैं, अस्मा को प्रेजेंट करती हैं कि आपको पता है हर जगह पे जहां भी अस्मा जाए उसको आपको पता है अस्मा बीमार है, उसको मेंटली प्रॉब्लम है, उसको फिजिकल प्रॉब्लम है, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, दूसरों के सामने उसको बीमार शो कर रही हैं, तो इट मीन्स दैट के इम्पोज्ड ऑन एन अदर। यानी कि अगर हम बात करें कि ओरिजिनली वो खुद बीमार हैं, उसको खुद फैक्टिशियस डिसऑर्डर है, लेकिन डिसऑर्डर कौन सा है? दूसरों को जो है वो बीमार शो करना, किसी एक दूसरे पर्सन पे बीमारी थोपना, यानी कि इम्पोज करना, तो उसको हम कहते हैं फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अनदर पर्सन। ठीक है, इम्पोज्ड ऑन सेल्फ की अगर हम बात करें, फाल्सिफिकेशन है और फिजिकल और साइकोलॉजिकल साइंस और सिम्टम्स हैं, इंडक्शन ऑफ इंजरी और डिजीज एसोसिएटेड विद आइडेंटिफाइड डिसेप्शन। ठीक है, आइडेंटिफाइड डिसेप्शन मतलब कि है नहीं उसको, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बीमार शो कर रही है। ठीक है, इंडिविजुअल प्रेजेंट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू अदर एज इल, इम्पेयर्ड और इंजर्ड, या बीमार या वो इम्पेयर्ड यानी कि उसकी मेंटल हेल्थ इम्पेयर्ड है, या फिर इंजर्ड कि मुझे कोई जख्म लग गया है, मैं इस टाइम मुझे जख्मी हो गई हूँ, ये चीज प्रेजेंट करना, ये डिसऑर्डर फैक्टिशियस डिसऑर्डर होता है। डिसेप्टिव बिहेवियर इज एविडेंट इवन इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवॉर्ड, यानी कि जो ये मोस्टली अटेंशन सीकिंग बिहेवियर में आ जाता है कि लोग अटेंशन लेने के लिए भी शो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो उसमें आप इवन उसको ऑब्वियस एक्सटर्नल रिवार्ड, यानी कि जिस जो चीज उसको चाहिए होती है उस रिवार्ड के लिए वो अपने आप को इम्पेयर्ड शो कर रहा है, इल शो कर रहा है, अपने आप को इंजर्ड शो कर रहा है, उसको मिल भी रहा है, इसके बावजूद वो वही बिहेवियर शो करेगा, रिवार्ड हासिल करने के बावजूद अपना बिहेवियर वैसा ही रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। ठीक है, जस्ट शो करेगा, होगी नहीं उसको, बीमारी होगी नहीं, वो सिर्फ शो करेगा कि मैं इस टाइम बीमार हूँ, या मुझे इस टाइम कोई जख्म लग गया है, या मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया, हालांकि हुआ नहीं होगा। ठीक है, वो असल अगर खुद को ऐसे शो कर रहा है, हाँ इम्पोज कर रहा होगा दूसरों को। ठीक है, दूसरों को बीमार शो कर रहा होगा। लाइक मैंने भी एग्जांपल दी ना, आप दोनों हो रमशा और मदीना। मदीना अगर अपने आप को शो कर रही हैं कि मैं इल हूं, मैं बीमार हूं, मैं इम्पेयर्ड हूं, अटेंशन लेने के लिए या कोई रिवार्ड लेने के लिए उसको रिवार्ड मिल भी रहा है, फिर भी वो वही वाला बिहेवियर शो कर रही है, तो इसका मतलब यह है फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन सेल्फ। ठीक है, लेकिन अगर जैसे डेली रमशा क्लास लेने आ रही हो, डेली आके ये कहे, मदीना ये कहें कि रिमशा बीमार है, आपको पता है रिमशा जो है इम्पेयर्ड है, आपको पता है रिमशा को जख्म लगे, हालांकि रिमशा को नहीं लगे, रिमशा बीमार नहीं है, लेकिन रिमशा को कहा जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि मदीना को फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अदर है। आप समझ में आया? ओके, द बिहेवियर इज नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय अनदर मेंटल डिसऑर्डर, यानी कि किसी और डिलीजनल या किसी और साइकोटिक डिसऑर्डर की वजह से नहीं है, बल्कि मेनली इसमें फैक्टिशियस डिसऑर्डर की सिम्टम्स हैं। इसमें इसको आप स्पेसिफाई करें सिंगल एपिसोड के साथ या रिकरेंट एपिसोड के साथ। अगर दो या दो से ज्यादा हो रही हैं तो वो रिकरेंट एपिसोड में आ जाएंगे, और अगर एक एपिसोड है तो आप उसको सिंगल एपिसोड के साथ स्पेसिफाई कर देंगे। ठीक है, इसी तरह फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अनदर,
यानी कि फॉल्सिफिकेशन ऑफ फिजिकल और साइकोलॉजिकल साइन सिम्टम्स हैं किस चीज की, इंजरी की या डिसीजेस की, लेकिन इंडिविजुअल प्रेजेंट एन अदर इंडिविजुअल टू अदर्स एज इल, इम्पेयर्ड और इंजर्ड। ठीक है, सारा क्राइटेरिया वही है, लेकिन सिर्फ मसला क्या है कि वो उसमें जो है वो उसको डिसऑर्डर नहीं है, जिसको सामने यानी कि जो विक्टिम को शो किया जा रहा है विक्टिम को डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन जो पर्सन है उसको डिसऑर्डर है। ठीक है, यहाँ मैंने नोट भी लिखा हुआ है, द प्रिपरेटर नॉट द विक्टिम रिसीव दिस डायग्नोसिस, यानी कि जो प्रेजेंट कर रहा है वो डायग्नोसिस रिसीव करेगा, और जिसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो बीमार नहीं है, उसको कोई डायग्नोसिस नहीं दिया जाएगा। समझ आ गई? अभी एग्जाम्पल से समझाया मैंने, वही चीज है ना, हम मदीना को जो है डायग्नोसिस देंगे कि ये फैक्टिशियस डिसऑर्डर है मदीना को, हम रमशा को फैक्टिशियस डिसऑर्डर डायग्नोस नहीं करेंगे। आप समझ में आ गई? जी, आप लोगों को समझ में आई बेटा? यस मैम। मैम एक क्वेश्चन ये है कि जी जी, पूछिएगा, क्या क्वेश्चन था आपका? मैम ये मैं पूछ रही थी कि ये जो हम दूसरों पे करते हैं सस्पिशियस डिसऑर्डर दूसरों के लिए जो आप बता रही हैं, इस क्राइटेरिया में पैम्परिंग मदर्स भी आती हैं कि जिनके बच्चों को ऐसा कुछ हुआ नहीं होता, वो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश कर रही होती हैं? हाँ, अगर तो ऑब्वियसली कोई उसको नहीं है, बीमारी नहीं है, बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन वो अपनी एक तो शो ऑफ में आ जाता है, एग्जिबिशियस टाइप पर्सनालिटी। ठीक है, कि वो एग्जिबिशियस यानी कि शो कर रही है कि मैं बहुत एक्स्ट्रा केयरिंग हूँ, एक तो उस चीज में आ जाती है। लेकिन एक चीज ये होती है कि अपने बच्चे को हर वक्त ही बीमार 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 शो करना, केयर भी ना करना और बीमार बीमार शो करना, तो वो आपकी फैक्टिशियस डिसऑर्डर इम्पोज्ड ऑन अदर, उसको डायग्नोस हो सकता है। नहीं, मैम तो बच्चे इसका मतलब ये है कि जब हम दूसरों पे इम्पोज कर रहे होते हैं तो हम्म, मैम जब हम दूसरों पे इम्पोज करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम दूसरों की तरफ अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम दूसरों की तरफ अटेंशन, यानी कि उसको आदत होगी हर किसी को बीमार बीमार शो करने की, वो बीमार है, आपको पता है ये बीमार है, इस तरह के उनके वर्ड्स होंगे। ठीक है, लेकिन ये दिस इज नॉट कॉमन। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी, मैम ये जो बैगर्स को हम इस कैटेगरी में ला सकते हैं? हाँ बैगर्स को ला सकते हैं, लेकिन वो उनका लर्न बिहेवियर होता है। ठीक है, वो जो है उनका लर्न बिहेवियर इस तरह के, वो उनकी आप समझ लें एक डिफेंस मैकेनिज्म है अपनी अर्निंग का, उनका वे ऑफ अर्निंग उन्होंने बनाया हुआ होता है, वो डिसऑर्डर नहीं होता। हम्म, ठीक है, प्रिवेलेंस रेट अगर हम देखें सेल्फ कॉमन है, लेकिन जो दूसरा है आपके पास इम्पोज्ड ऑन अदर, ये बहुत बहुत रेयर केसेस आपको फैक्टिशियस के मिलेंगे ऐसे। ठीक है, डेवलपमेंट ऑनसेट अगर हम देखें तो इसकी डेवलपमेंट ऑनसेट किसी भी टाइम पे हो सकती है, लेकिन वही ना कि इसका जो है डिसऑर्डर ये बहुत कम है, तो इसलिए इसके ऊपर इतना ज्यादा कोई खास वर्क भी नहीं किया गया, इसलिए इसका प्रिवेलेंस या डेवलपमेंट एंड कोर्स की भी कोई आइडेंटिफाइड नहीं है, किसी भी टाइम डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, इनके केसेस आपको बहुत बहुत रेयर केसेस आपको फैक्टिशियस डिसऑर्डर के मिलते हैं। इसके अलावा अदर स्पेसिफाइड एंड अनस्पेसिफाइड सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स, ये अब आपके हमारे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर क्लियर हो गए हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में किसी को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग तो काइंडली पूछ लें। मैम इसमें कोई ड्यूरेशन भी नहीं होगा, ये जो फैक्टिशियस डिसऑर्डर्स हैं कि कुछ इतने से अकॉर्डिंग टू इतने के डीएसएम दरमियान देखें अगर तो चल रहे? अकॉर्डिंग टू डीएसएम देखें तो मिनिमम 6 यस मैम। मंथ का होता है हर डिसऑर्डर का क्राइटेरिया। ठीक है, कि मिनिमम 6 6 मंथ्स, मंथ यस जो है मैम। वो होने चाहिए। यस मैम, ठीक है। जी, अब कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर? सबको अगर क्लियर हो गया है या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मैम क्वेश्चन तो नहीं, बस एक इसमें अहम चीज ये समझ आई है कि जो आम जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें जो फियर्स होता है वो दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, लेकिन इन इन डिसऑर्डर्स में जो सोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं इसमें जो फियर जो है ये हमारी अपनी बॉडी के ऊपर ही आ जाता है। यस और एग्जैक्ट। दूसरा ये कि एक चीज मैंने ये पढ़ी है कि पाकिस्तान में एक बहुत ज्यादा रेशो के साथ ना जो पेशेंट्स जो होते हैं ना एंजाइटी और डिप्रेशन के, वो ज्यादातर सोमैटिक सिम्टम्स के साथ ही आते हैं। नहीं, एक सोमैटिक सिम्टम के साथ आना दैट इज समथिंग एल्स। सोमैटिक सिम्टम के साथ आना मींस कि उसके फिजिकल सिम्टम्स हैं, यानी कि उसको एंजाइटी के साथ साथ अगर वो आपको कह रहा है कि मुझे हार्ट बीट तेज होती है
मुझे थकावट हो जाती है, मुझे जो है वो ब्लड प्रेशर में तेज हो जाता है, स्वेटिंग होती है, ड्राई माउथ है। सो ये भी सोमैटिक सिम्टम्स में आती हैं, ये एंग्जाइटी की सोमैटिक सिम्टम्स हैं, ठीक है। लेकिन उसको अगर सोमैटिक सिम्टम रेलिवेंट टू बॉडी और फॉल्स परसेप्शन की है, लाइक उसका ड्राई माउथ हो नहीं रहा लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि मेरा ड्राई माउथ हो रहा है, उसको स्वेटिंग होती नहीं है लेकिन फिर भी वो स्वेटिंग का कह रहा है, उसको कहीं पेन नहीं हो रही फिर भी वो पेन परसीव करके आपके पास आ रहा है, सो ये सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में आएगा, यानी कि सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में आएगा। जी जी मैं जनरल बात कर रहा था कि ये पाकिस्तान में जो है ये वैसे ही बात कर रहा हूँ कि जो एंजाइटी डिसऑर्डर और जो डिप्रेशन है ये वैसे ही फिजिकल सिम्टम के साथ अपीयर बहुत ज्यादा लोग शो करते हैं। सोमैटिक तो ऐसे ही अलग है। चीज है। जी ऐसा ही है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन है? इसमें जो जिशान कह रहे हैं ना, मैं आपको एक छोटा सा केस बताती हूँ कि अभी मैंने लास्ट वीक किया है। एक फीमेल हमारे पास आई और उनको इस ईयर में यानी 10 मंथ के अंदर अंदर 3 टाइम क्या कहते हैं पैरालाइज हो चुकी है, और घर वाले ये समझ रहे थे कि इनको फालिज का अटैक बार बार हो रहा है। फिर उनको हमने साइको एजुकेट किया कि ये पैरालाइज नहीं होती है, फालिज का अटैक खुदा ना खास्ता हो तो इतनी जल्दी केयर नहीं, क्योर नहीं होता है, ये इनको ये है। और उनका स्ट्रेसर ये था कि वो डाइवोर्सी थी, तो घर वालों का प्रेशर उनके ऊपर था, उनको एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों था, और वो फिर इस तरह से कन्वर्जन हो रहा था उनका बार बार। ठीक है ठीक है। जी किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम नेक्स्ट कुछ टेस्टिंग पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपके सोमेटिक फॉर्म कंप्लीट हो गए हैं। मुझे निम्रा बेटा आप काइंडली बताएंगी कि हमने यस मैम। कौन कौन से डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं डीएसएम के, थोड़ी सी आज हमारी आउटलाइन को थोड़ा सा अगर हम देख लें कि हमने कौन सी आउटलाइन पढ़नी थी और हमने कितनी आउटलाइन पढ़ी है। यस मैम। मैम हमने डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ लिए हैं उसमें सारे। मैम हमने एंजाइटी एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़ी हैं, ओसीडी के पढ़ लिए हैं मैम, बाइपोलर भी हमने कवर कर लिया है, और मैम हमने जो सब्सटेंस अब्यूज है और एडिक्शन डिसऑर्डर्स वो भी पढ़ लिए हैं, और मैम आज हमने ये सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स कवर किए हैं, और मैम हमने स्लीप एंड वेक डिसऑर्डर्स में थोड़े से पढ़े थे, फिर उसके बाद हमने वो ब्रीथिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर्स जो थे वो नहीं पढ़े थे मैम, बाकी वो भी हमने क्लस्टर कंप्लीट कर लिया। ठीक है। मैम जेंडर डिस्फोरिया भी पढ़ लिए। यस मैम, जेंडर डिस्फोरिया भी। ओके ओके, मतलब अगर हम इनको काउंट करें तो हमारे कितने डिसऑर्डर्स बनते हैं? मैम अगर क्लस्टर वाइज देखिए तो मैम हमने तकरीबन 8 to 9 कवर कर लिए हैं। ठीक है 10 हो गए हैं मैम। हो गए हैं, ओके ओके ठीक है। अच्छा थेरेपीज में हमने पढ़नी थी सीबीटी, आरईबीटी, डीबीटी, फैमिली थेरेपी, कपल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, रियलिटी थेरेपी, प्ले थेरेपी एंड हाइड्रोथेरेपी, हमने ये पढ़ना था, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने आई थिंक सीबीटी पढ़ी है, आरईबीटी पढ़ी है, यस फैमिली मैम। थेरेपी, कपल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये हमारी हो गई हैं, ऐसे ही है। यस मैम। हमारी जो रह गई हैं वो जस्ट अबाउट के हमारी प्ले थेरेपी रह गई है और हाइड्रोथेरेपी रह गई है, और बस मेरा ख्याल है यही रह गई है, प्ले थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी। ठीक है ठीक है ठीक है। टेस्टिंग में मैं आपको बताऊं कि हमने कौन कौन से टेस्ट पढ़ने थे। बीडीआई, ठीक है, हमारा वो हो गया, बीडीआई में हमने पढ़ लिया। हेल्पिंग एटीट्यूड स्केल पढ़ लिया हमने 2, और उसके बाद हैम डी, हैम ए, बीएआई, ओसीडी, ठीक है। उसके बाद स्वेरिटी, यस मैयर फॉर सोशल फोबिया, मैयर फॉर पैनिक डिसऑर्डर। हॉर्डिंग रेटिंग स्केल हमने पढ़ा है, मैम। नो मैम। ओके। यस मैम पढ़ा है। पढ़ा होगा, ओसीडी और पढ़ा है तो होर्डिंग भी पढ़ा होगा। यस मैम पढ़ा है। ठीक है, पीटीएसडी भी पढ़ लिया था। उसके बाद हमने यस मैम। एचपीटी आप लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। बीएफआई, बिग फाइव पर्सनालिटी इन्वेंटरी, ये ये नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा मैम। मैम। नहीं पढ़ा, ओके नो नो मैम। मैम। ठीक है। और मैम क्लस्टर में मैं भूल गई, पीटीएसडी एंड रिलेटेड स्ट्रेस रिलेटेड वाला भी हमने पढ़ लिया है, जो डिसऑर्डर्स है। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ उसी के साथ 10 होते हैं। जी ठीक है। यस।
ठीक है। आप लोगों ने केस रिपोर्ट्स बनानी, मैं वैसे हमारा एक टॉपिक होता है इसमें हम केस रिपोर्ट बनानी सिखाते हैं। तो आप किस किस को केस रिपोर्ट बनानी आती है? जी, मैम हमने बनाई हुई है बीएस में केस रिपोर्ट्स केस यूनिवर्सिटी में। रिपोर्ट्स बनाई हुई हैं, तो किस तरह से केस यस मैम। बनाई हैं? मैम हमें जो उन्होंने फॉर्मेट दिया था वो यही था कि सबसे पहले हम जब केस रिपोर्ट बना रहे तो हम उसकी समरी लिख देते हैं जो पूरा केस है, उसके बाद में हम उसकी डेमोग्राफिक्स बायोडाटा जो होता है, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, फिर रिसोर्स एंड रीजन ऑफ रेफरल मैम आ जाता है। उसके बाद मैम हम जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स उसमें हम टेबल ऐड करते थे कि उसमें हम उसको इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी को भी डिफाइन करते थे क्लाइंट की। और उसके बाद मैम उसका बायोसाइकोसोशल मॉडल आ जाता है और डायग्नोसिस और प्रोग्नोसिस, मैनेजमेंट प्लान, और बीच में मैम सारे स्केल्स की क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है वो दोनों मेंशन होते थे। और मैम इसी तरह हम बनाते थे और एंड में हम लगा देते ठीक थे है, मैंने जो आपके साथ क्लाइंट्स के टेस्ट। स्टडी मैम ये तो केस स्टडी कोई शेयर की मैम है? ये क्लिनिकल रिपोर्ट नहीं है। नहीं शेयर की। ओके, ठीक है जी। अस्मा, आप क्या कह रहे हो? मैम ये क्लिनिकल रिपोर्ट का फॉर्मेट है, वो हम रिसर्च रिपोर्ट तो अलग नहीं होती जिसमें हाँ जी, मेथोडोलॉजी हाँ और जी, हाँ जी, उसकी। मैं क्लिनिकल रिपोर्ट की बात कर रही हूँ कि क्लिनिकल केस रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल आप कहीं जाते हैं और आप एक केस प्रेजेंट करना हो या आपने कोई केस लिया है, तो अब आपको केस रिपोर्ट बनानी आनी चाहिए कि हमने इन केसेस पे काम, जैसे आज कन्वर्जेंट डिसऑर्डर आपने लिया, अभी तो ठीक है आपने कहीं से केस लिया होगा, आपके पास केस की हिस्ट्री नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपके पास एक प्रॉपर आप पेशेंट डील करते हैं तो आपके पास हिस्ट्री प्रॉपर होती है, तो आप उस हिस्ट्री पे काम करते हो और उसको एक वर्ड फॉर्म में लेके आते हो जिसको हम केस हिस्ट्री या केस स्टडी कैसे कह सकते हैं, या क्लिनिकल केस रिपोर्ट कहते हैं। समझ में आई? चलें उसकी। यस मैम ये तो बनाई हुई है। अच्छा ठीक है, ये इसकी यस तरफ हम मैम। बाद में जाएंगे। पहले आप लोग काइंडली इसको रिजाइन कर लें 1 मिनट, ताकि हम फिर अपनी जो नेक्स्ट टेस्ट है हमारे हम उनको कंटिन्यू करें।